आप सुनी રહ્યા છો નિર્માણ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम सुनने वाला सभी भाई बहनों, कार्यक्रम लेकर आज आपका साथ छे आपकी बहन प्रतिमा पहारे। तो स्वीकार करो हमारी राम राम। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आप सभी से एक प्रश्न पूछांस, तो आज को हमारो प्रश्न भी पूछी लेवाज। आज को हमारो प्रश्न छे, कपास का पौधा में केतरा तरह की शाखा न रहे। प्रश्न एक बार फिर सुनी ले, कपास का पौधा में केतरा तरह की शाखा न रहे। इना प्रश्नों को उत्तर हम कार्यक्रम का अंत में जरूर बतावांगा। तब तक कार्यक्रम सुनो, आनंद लेओ, नैना प्रश्नों को उत्तर सोची न राखजो। भाई बहनों, हम अपना बच्चा न कालेन कई सपना देखांच, न बस इस सोचांच कि हमको हर प्रकार की खुशी मिला, न कोई दुख का बादल हमारा ऊपर नहीं आवा। भाई बहनों, जिना प्रकार हम अपना बच्चा से प्रेम करांच, उनाज प्रकार पशु पक्षी भी अपना बच्चा नसी प्रेम करज, न उनका आगा बढ़तो देखना चाहज। हम छोटी चिड़िया न देखां कि किना प्रकार अंडा आने से पहले चिड़िया मेहनत करीने अपना बच्चा की सुरक्षा के लिए एक सुंदर न मजबूत घोंसलो तैयार करज। न जवा अंडा में से छोटा छोटा बच्चा निकलस, तो उना बच्चा नख दूर दूर से दानो पानी लाइन बड़ा प्यार से अपनी चोंच से खिलाए। न देखता देखता वो बच्चा बड़ा हो जाए, न एक दिन उना घोंसला मसी बड़ी दूर चली जाए, न समय का साथ साथ एक दिन वो घोंसला भी टूटी जाए। पक्षी अपना घोंसला को निर्माण अपनी विशेष जरूरत का लेन करज। ये छोटा छोटा पक्षी अपना घोंसला न पर कोई अधिकार नहीं रखता है। मानो उना पक्षी नख आभास होतो होए कि पेड़ एक दिन नहीं रहेगा, जेका सी हमारो घोंसलो भी नहीं रहेगा। नौ को जिम्मेदार कुछ सीमा तक हम यानी कि इंसान भी छे, क्योंकि आज इतनी उन्नत स्थिति में आना कलेन हमने कई पेड़ पौधा नख नष्ट कियो, न वो सिर्फ हमारा अपना स्वार्थ कलेन, न आज तक हम भोला भाला जीव जंतु नख भी अपना स्वार्थ कलेन उपयोग करी रहा जी गलत छे। आज हम देखी रहा कि कई जीव जंतु न की संख्या तेजी से घटी रही, जी हमारा न हमारी प्रकृति कलेन चिंता की बात छे। आज हम यदि कल्पना में भी सोचांच कि हमारो यानी कि मानव को अस्तित्व संकट में छे, तो हम डरी न सहमी जावाज। जिना प्रकार हमारो जीवन हमारा लेन अमूल्य छे, उनाज प्रकार जीव जंतु भी हमारा न हमारी प्रकृति का लेन अमूल्य छे। न यदि हम अपना साथ साथ अपना जीव जंतु नख भी स्वस्थ रखनु चाहवांच, तो ओका लेन हमख पेड़ पौधा लगावनु पड़ेगा। पेड़ पौधा हमारी प्रकृति का संतुलन बनाए रखने का लेन जरूरी छे। पेड़ पौधा हमारा लेन ईश्वर को दिएल एक अनमोल उपहार छे। भाई बहनों, कई बार हम देखा कि जब हम
कोई प्रकृति से संबंधित कार्यक्रम या कोई आपदा का देखांज तो उना समय हमका लगज कि हम अब पेड़ पौधा लगावांगा, पर कुछ दिन बाद हम फिर उन्हीं बात न भूली जावा। न कई लोग न तो ये भी कहे कि हमारा अकेला की करना सी काई होएगा, पर ऐसो नहीं है। हम सबई अपना अपना स्तर पर प्रयास करा, न उना व्यक्ति न सी प्रेरणा लेवा जिन्ना अपनो पूरो जीवन प्रकृति सेवा में लगाई दियो। आज भी ऐसा कई व्यक्ति छे जी प्रकृति का बचावना में अपनो महत्वपूर्ण योगदान दे रहा। बहनोनी, आज आम जनता का साथ साथ सरकार भी कई प्रकार का पर्यावरण संरक्षण का मिशन न कार्यक्रम चलाई रही, जिनमें एक मिशन से ग्रीन इंडिया मिशन। इन मिशन का माध्यम से हम अपना घटता वन क्षेत्र को संरक्षण और वन क्षेत्र में वृद्धि करी सकांज। बहनोनी, राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन जलवायु परिवर्तन की चुनौती न से निपटना का लेन भारत का 8 मिशन में से एक छे। इन मिशन कम होता वन आवरण और जलवायु परिवर्तन का खतरा से निपटना का लेन तैयार किया गयो। ग्रीन इंडिया मिशन का माध्यम से वन क्षेत्र का बढ़ावना का साथ साथ वनोपज से आय का बढ़ावना पर भी ध्यान दियो गयो। बहनोनी, हम देखा तो वन्य क्षेत्र को सुधार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से फसल का लेन भी लाभदायक है। साथ ही वन्य क्षेत्र का सुधार और विस्तार का माध्यम से वन में ऑक्सीजन की मात्रा में भी वृद्धि होएगा। तो भाई बहनों, हम सभी कोशिश करा कि ग्रीन इंडिया मिशन से जुड़ी न अपनी प्रकृति का ज़्यादा से ज़्यादा हरी भरी करा। ये तो हुई हमारी आपसी बातचीत। ना आओ व सुना ई भजन जेख गायो शीला गीते और साथी नना। अभी हमने शीला गीते को गायल इनिमाड़ी लोकगीत सुनियो। न भाई बहनोनी, हमारी खेती हमारा लेन उपयोगी छे, न हमारी खेती का लेन उपयोगी छे वर्मी कंपोस्ट यानी कि केचुआ खाद। तो आओ भेंटवार्ता का अंतर्गत जाना वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि एवं इसके लाभ। जानकारी दे रहा है ग्राम खारकला का प्रगतिशील किसान श्री विनोद बागड़ा। नापसी बातचीत करी रही बहन अंतिम बाला पटेल। किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, खेती किसानी का आधार होती है हमारी कृषि भूमि, क्योंकि पौधा अपने पूरे जीवन काल में पूरा पोषण मृदा से ही प्राप्त करता है। इसलिए मृदा का स्वस्थ और उपजाऊ होना बहुत आवश्यक है और मृदा को उपजाऊ बनाने में जैविक खाद की बहुत अहम भूमिका है। और इन जैविक खादों में एक है वर्मी कंपोस्ट यानी कि केचुआ खाद। केचुआ खाद कैसे तैयार की जाती है, इसके क्या लाभ हैं, आज हम इसी के बारे में बातचीत करेंगे ग्राम खारकला के प्रगतिशील कृषक श्री विनोद बागड़ा जी से, जो कि केचुआ खाद घर में ही बनाते हैं, तैयार करते हैं और खेती में इसका उपयोग करके अच्छा लाभ ले रहे हैं।
तो विनोद जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते मैडम। विनोद जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो केचुआ खाद आप बनाते हैं, ये काम आप कब से कर रहे हैं? मैडम ये काम मतलब 5-6 साल से कर रहे हैं, 2015-16 से कर रहे हैं हम जी। घर पे ही करते थे, मतलब फिर आप खेत में स्टार्ट किया। जी, अच्छा, मतलब अच्छा आपको 5 साल का अनुभव है इसका। जी मैडम। हाँ विनोद जी, अब हम बात करते हैं वर्मी कंपोस्ट के जो ये खाद है, इसकी क्या विशेषता है और किस प्रकार का होता है? वर्मी खाद तो मतलब वो जो अपना नॉर्मल गोबर का जो खाद रहता है, जैसे फार्म यार्ड मैन्योर करते हैं, वो वर्मी कंपोस्ट, दोनों में काफी डिफरेंस होता है जी। मतलब जैसे वर्मी कंपोस्ट में जो पोषक तत्व रहते हैं, वो जो नॉर्मल गोबर की खाद उससे 3 गुना ज्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं जी। और समय भी इसमें मतलब 1.5 मंथ में तैयार हो जाता है वर्मी कंपोस्ट। अपना जो गोबर खाद है उसे 4 से 5 मंथ लगते हैं। उसके बाद जैसे वर्मी कंपोस्ट में खरपतवार, इंसेक्ट, डिसीज, पेस्ट वगैरह इनकी समस्या भी कम रहती है, वर्मी कंपोस्ट में नहीं पाई जाती। जो अपना गोबर की खाद रहती है उसमें जो व्हाइट ग्राफ भोटला, जैसे निमाड़ी भाषा में भोटला बोलते हैं, उसकी समस्या बहुत ज्यादा रहती है गोबर की खाद में। और वर्मी कंपोस्ट में जो व्हाइट ग्राफ रहता है भोटला, वो बिल्कुल नहीं पाया जाता। उसके बाद इसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं वर्मी कंपोस्ट में, जो कल्चर्स पाए जाते हैं जैसे एजेक्टोबैक्टर, राइजोबियम, पीएसबी, बहुत सारे कल्चर्स पाए जाते हैं। गोबर की खाद में बहुत नगण्य मात्रा में पाए जाते हैं जी। अच्छा, केचुआ खाद बनाने में कौन सी प्रजाति के केचुओं का उपयोग किया जाता है? नॉर्मली 2 प्रकार की प्रजाति हम यूज करते हैं, आइसोनिया फोर्टिडा और यूजेनिस यूजी। तो 70% हमारे इंडिया में आइसोनिया फोर्टिडा ही यूज कर पाते हैं। जो नॉर्मली जो स्पीड से खाद मतलब जो फीडिंग हैबिट, खाने की शक्ति ज्यादा होती है आइसोनिया फोर्टिडा, जो हम भी यूज करते हैं हमारे घर पे, जो भी प्रेजेंट टाइम में यूज कर रहे हैं वो भी आइसोनिया फोर्टिडा, जो कि देखने में लाल कलर के होते हैं और अंधेरे में जो देखना चाहते हो तो हल्के बैंगनी कलर के दिखते हैं। अच्छा, ये केचुए आपने कहाँ से प्राप्त किए, कहाँ उपलब्ध हो जाते हैं ये? केचुए नॉर्मली कृषि विज्ञान केंद्र खंडवा में मिल जाते हैं। बाकी ये जो हमारे मतलब दोस्त नागपुर में रहते हैं फ्रेंड, उनके पास से लेके आया हूँ। प्रेजेंट टाइम में मेरे पास भी उपलब्ध है। अच्छा, आप कोई किसान भाई अगर वर्मी कंपोस्ट बनाना चाहें तो आपके पास से ये जो केचुए वो प्राप्त कर सकते हैं? हाँ मैडम, आइसोनिया फोर्टिडा प्रजाति के केचुए हमारे पास उपलब्ध हैं। जी जी, ये बहुत अच्छी बात है विनोद जी। अब हम बात करें कि वर्मी कंपोस्ट को की बनाने की जो विधियां हैं वो कितने प्रकार की हैं, इसके बारे में थोड़ी सी विस्तृत जानकारी दीजिए। मैडम, जैसे 3 प्रकार की मेथड होती है। एक तो सीमेंट का जो ढांचा बनाते हैं वो हो गया, दूसरा वर्मी बेड्स, और तीसरा जो देसी तरीका है, जो हम आपको देसी तरीका बताएंगे वो है वर्मी। जो सीमेंट के ढांचे में रहता है, नीचे भी पक्का रहता है, एक साइड भी पक्का रहता है। तो सीमेंट अगर ढांचा किसी प्रकार की जो स्ट्रक्चर अपन बनाना चाहें 2x3 का, 4x3 का, उसमें ऐसा रहता है छाव वगैरह तो सब रहेगी पर्याप्त मात्रा। नॉर्मली बारिश में ज्यादा पानी हो गया तो केचुओं के जाने के लिए जगह नहीं रहती, तो इधर उधर भाग जाते हैं। अच्छा। फिर गर्मी में उसको टेम्परेचर वगैरह ज्यादा हो जाता है, तो केचुए की एक खासियत रहती है मैडम कि जो केचुआ गर्मी ज्यादा लगती, हीट मतलब गर्म ज्यादा लगता है, तो जमीन में नीचे जाना चाहता है घर का। जो सीमेंट के ढांचे वो नीचे नहीं जा पाएगा। तो उसकी जो हेल्थ वगैरह मतलब कमजोर, केचुआ काफी कमजोर हो जाता है सीमेंट के ढांचे में। तो ये मेथड हमारे हिसाब से तो जो प्रैक्टिकली करके देखा हमने, सीमेंट का भी करका, वर्मी बेड भी करके देखा, जो देसी तरीके से, तीनों में देसी तरीके की जो मेथड है वो काफी अच्छी लगी हमें। और स्पीड से 1.5 महीने में खाद बन जाता है, केचुआ की पॉपुलेशन भी बढ़ती है। तो ये देसी तरीके से किस प्रकार आप वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं? देसी तरीके में सबसे पहले हमारा जो कचरा रहता है, ऐसा कचरा जो कि सड़ जाए, अच्छा, जो डिकम्पोस्ट हो जाता है, जिसमें कि हमारा होगा गेहूं का भूसा हो गया, सोयाबीन का भूसा, मक्का का भूसा, और इन सब में मुख्यतः गोबर होना बहुत जरूरी है। चाहे गोबर, जो केचुए जितने ज्यादा गोबर खाते उतने मतलब पोस्ट हेल्थ वगैरह उनकी अच्छी रहती। उसके बाद जो नॉर्मली जैसे कोई सा भूसा भी होगा उस पर हम ढेर लगा देते हैं। ढेर मतलब 3 फीट चौड़ा लगाना चाहिए, 2-3 फीट ऊंचा, और उसका जो ढेर अपनी जगह के हिसाब से लंबाई कितनी भी ले सकते हैं। अच्छा, देखिए चौड़ाई नॉर्मली 3 फीट और ऊंचाई 2 से 4 फीट रहना चाहिए, तो लंबाई आप कितनी भी ले सकते हैं। ढेर रहते हैं उसको हम 5 से 6 दिन तक गिला करते हैं। 5 से 6 दिन गिला करने के बाद उसकी गर्मी पूरी निकल जाना चाहिए। जो कचरा रहता है, जो सड़ जाता है, वो कचरा सड़ने लायक जो उसकी गर्मी पूरी निकल जाए 5-6 दिन तक। उसके बाद उस कचरे के ढेर में हाथ डाल के देखना चाहिए कि गर्म है कि मतलब ठंडा है। कभी गर्म रहेगा तो केचुए हमारे मर जाएंगे इसमें।
अच्छा। अधिकतर जो ढेर रहता है वो ठंडा ही होना चाहिए। तो कचरे में 40% नमी हमेशा बनी रहना चाहिए। अच्छा। जिससे कि केंचुओं के भी वातावरण अच्छा रहता है। 40% नमी में मतलब गर्म भार ज्यादा हो या ठंडी ज्यादा हो, कुछ उनसे इफेक्ट नहीं पड़ता। उसके बाद हम उसमें केंचुए छोड़ देते हैं। अच्छा। उसमें मतलब जैसे एक घन मीटर में 1 से 2 किलो केंचुए होना जरूरी रहता है। अच्छा। पानी का छिड़काव कितने दिनों के अंतराल में करते रहना चाहिए? गर्मी में मतलब 2 से 3 दिन में करते हैं और ठंड में 5 से 6 दिन में छिड़काव करते हैं। अच्छा। 1 घन मीटर में मतलब 1 से 2 किलो केंचुए होना पर्याप्त रहता है। तो भी इतना 1 घन मीटर में 1 से 2 किलो केंचुए पर्याप्त है तो 1.5 महीने में अपनी खाद तैयार हो जाती है। अच्छा। 3 मेथड बताई थी, जिसमें से एक सीमेंट के ढांचे वाली, दूसरी देसी तरीका और तीसरी वर्मी बेड वाली मेथड भी है। जी जी। जिसमें वर्मी बेड नॉर्मली बाजार में लेना है 2000 रुपए का मिलता है। उससे हॉर्टिकल्चर से सब्सिडी वगैरह भी कुछ मिलती है उसमें। उस वर्मी कंपोस्ट मतलब उसमें भी जो रॉ मटेरियल रहता है कचरा हमारा, उसको सभी मेथड, तीनों मेथडों में मतलब कचरा तो ठंडा करना जरूरी रहता है। कचरे में जैसे गोबर वगैरह टोटल आ गया है, इसमें निमाड़ी भाषा में रुखड़ा बोलते हैं, वही रुखड़े को सिर्फ ठंडा करना रहता है। अच्छा। या तो जो देसी तरीके की मेथड उसमें भी ठंडा करना पड़ेगा, सीमेंट की मेथड है उसमें भी ठंडा करना पड़ेगा। उसके बाद जो वर्मी बेड बता रहे उसमें भी ठंडा करना पड़ेगा। 4 से 5 6 से 6 दिन तक पानी डालना बहुत जरूरी, गीला करना पड़ता है उसको। अच्छा गीला करना बाद जो गर्मी निकल जाएगी। जी। उसके बाद इसको बेड में फैला दिया जाता है। हाँ, वर्मी बेड को जो नॉर्मली 4 बाय 10, 4 फीट चौड़ा, 10 फीट लंबा, 2.5 से 3 फीट ऊंचा रहता है वर्मी बेड। अच्छा। उसमें मतलब एक बेड में 8 से 10 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है। भाई जो वर्मी बेड में जो देसी तरीके के मेथड में, वर्मी बेड में क्या लेबर का खर्चा ज्यादा है वर्मी बेड सीमेंट के ढांचे में, और देसी तरीके में इसमें नहीं। तो उसमें हर बार जैसे खाद वर्मी बेड में तैयार होती है हर बार खाद, तो उसमें हमें ऊपर से छानना पड़ता है ऊपर ऊपर की खाद, और नॉर्मली उसमें पानी ज्यादा हो जाता है तो फिर नीचे सब पूरे ढेले बन जाते हैं वर्मी बेड में। तो भी मतलब फिर ढेलों को निकालो, फिर उसको अल्टा पलटी करो, तो वो खर्च भी ज्यादा लगता है। क्योंकि देसी मेथड में ये नहीं है, ज्यादा पानी हो जाता है तो नीचे बह के चले जाता है और अपना लेबर का खर्चा ज्यादा बचता है। देसी मेथड में लेबर का खर्चा भी कम होता है। बहुत अच्छी जानकारी दी विनोद जी आपने। अच्छा, इसके लिए आपने कोई प्रशिक्षण लिया है क्या? मैडम मेरा बीएससी एग्रीकल्चर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से है जी। वहाँ पे हम लोग क्या फील्ड पे वर्मी कंपोस्ट का काम करते थे। वहाँ पे जो ढांचे की मेथड है, तीनों मेथड है, हम वहाँ पे करते थे। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने जो शिक्षा प्राप्त की है उसका उपयोग आपने खेती में किया है। अच्छा, ये जो गोबर की खाद है और वर्मी कंपोस्ट, इसमें क्या अंतर है देखने में भी, और जब हम खेत में डालते हैं तो फसल के उत्पादन में, इन दोनों में क्या अंतर है? जो देखने में तो जो हमने गोबर का खाद रहता है वो देखने में तो अब सभी किसानों को पता है देखने में कैसा रहता है, कड़ हार्ड टाइप का रहता है। मतलब कच्चा रहेगा तो थोड़ा पीला हल्का पीला कलर, भुरभुरा कलर का रहता है, तो ज्यादा सड़ जाता है तो काला लगता है, और मैं ढेले बने रहते हैं। जैसे खेत में डालेंगे तो इसमें लेबर खर्च भी ज्यादा लगेगा। इसमें मतलब एक ट्राली खाद में डालना पड़ेगा तो उसमें 300-400-500 रुपए ट्राली का लेबर खर्चा इसको खिलाने का। और जो वर्मी कंपोस्ट रहता है ये सिर्फ हाथ में लेने पे मुलायम लगता है, प्योर चाय पत्ती के जैसा रहता है। चाय पत्ती को देख लो या वर्मी कंपोस्ट को देख लो, एक जैसा ही रहता है। उसको डालने का लेबर खर्चा भी बहुत कम रहता है। एक लेबर मतलब 2-3-4 एकड़ खेत में एक लेबर डाल सकता है, और इसमें कम से कम खर्चा ज्यादा रखता है गोबर की खाद में। हाँ, जैसे कि आपने बताया कि 1 से 1.5 महीना इसको पकने में लग जाते हैं वर्मी कंपोस्ट को, तो ये पकी खाद की क्या पहचान होती है? बट वही पत्ती जो वर्मी कंपोस्ट रहता है पका हुआ पूरा चाय पत्ती जैसा हो जाता है, चाय पत्ती समान हो जाता है। अगर आप हाथ में लोगे तो मुलायम लगेगा, चाय पत्ती जैसा पूरा अलग दाने हो जाते हैं, दाना अलग अलग हो जाता है। जी जी। और लाभ इसके है मैडम, जैसे वर्मी कंपोस्ट का जो लाभ है तो सॉइल एरिएशन, जो सॉइल एरिएशन मतलब वायुमंडल की हवा, वायुमंडल की हवा को जड़ों तक पहुंचाता है। दूसरा, इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, मतलब पानी को ग्रहण करने की क्षमता वर्मी कंपोस्ट की ज्यादा रहती है जी। उसके बाद इसका सीड जर्मिनेशन को बढ़ाता है, क्योंकि जो वर्मी कंपोस्ट रहता है इसमें हार्मोन से, एंजाइम से, विटामिन से, मिनरल्स वर्मी कंपोस्ट में रहते हैं, तो सीड जर्मिनेशन कैपेसिटी को बढ़ाता है। और नॉर्मली गोबर की खाद में हार्मोन एंजाइम नहीं पाए जाते। इसमें कुछ ऐसे एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल रहते हैं जो हार्मफुल बैक्टीरिया फंगस को रहते हैं उनको खत्म करता है। उसके बाद उसकी क्वालिटी मेंटेन करता है, मतलब फ्रूट की क्वालिटी, फ्लावरिंग की क्वालिटी, यील्ड को बढ़ाता है वर्मी कंपोस्ट। जी जी, बहुत अच्छी जानकारी दी बागड़ी जी आपने। अच्छा, जब खाद पककर तैयार हो जाती है, जो कंपोस्ट की खाद पककर तैयार हो जाती है, तब इसमें से केचुए किस प्रकार से आप अलग करते हैं?
मैडम इसमें जैसे खाद पक के तैयार हो जाती तो इसमें जो हम नॉर्मली जैसे पहली बार जो किसान भाई करना चाहते हैं तो पहले जो बेड लगाएंगे वो बेड में मतलब पहले जो किसान भाई एक बेड से स्टार्ट करेंगे जो पहला बेड रहेगा उसके बाद आपको लग जाएगा 2-3 महीने बाद स्टार्टिंग में 2-3 महीने लगेंगे पहले बेड के बाद उसमें लग जाएगा खाद बनना स्टार्ट हो गई उसके साइड में एक दूसरा बेड हम डाल लेते हैं अच्छा। मतलब जो बेड तैयार उसके पहले बढ़ने के पहले ही हम दूसरा बेड साइड में डाल देते हैं तो जो रहता है जो बेड हमको लग जाता है मतलब पूरा हाथ डाल के देखते हैं नीचे तक जमीन तक ये खाद बन चुकी है उसके बाद उस बेड में हम पानी देना बंद कर देते हैं 5-6 दिन तक 8 से 10 दिन बस पानी देना बंद कर देते तो जिसमें खाने के लिए केचुओं को जो बेड में मिलता ही नहीं तो साइड के बेड में ऑटोमेटिक चले जाते हैं अच्छा। और थोड़ा बहुत जो बढ़ता है 8-10 दिन बाद देखते हैं केचुए पूरे चले 8 दिन बाद 1 इंच से 1.5 इंच की जो जाली आती है नॉर्मली छन्नी बोलते हैं जाली उसपे हम लोग छान लेते हैं तो जो थोड़ा बहुत केचुए बचते हैं अधिकतर तो मेरा 70-80% केचुए चले ही जाते हैं ऑटोमेटिकली चले जाए छानने की जरूरत नहीं बचती पहले आपको ये बताया लेबर कास्ट के इसमें देसी मेथड में बहुत कम लगती है 4-5 दिन तक उनको पानी नहीं मिलता खाने की चीज नहीं मिलती साइड वाले बेड में चले जाएंगे जो नॉर्मली कच्चा ठंडा बेड रहता है हमारे जो अब बनने वाला है तो उसमें केचुए चले जाते हैं और जो थोड़े बहुत बचते हैं 20 से 25% केचुए उसको हम छान लेते हैं 1 से 1.5 इंच मोटी जो जाली आती है छलनी अपनी जो रेत छानने की छलनी आती है उससे छान लेते हैं। हाँ, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने बागड़े जी। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वर्मी कंपोस्ट हम जहाँ बना रहे हैं जिस जगह पे उस जगह का चुनाव करते समय क्या कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है? हाँ मैडम बहुत जमीन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि जमीन हमेशा ऊंचाई पे रहनी चाहिए। अच्छा। जमीन ऊंचाई पे इसलिए रहनी चाहिए क्योंकि वहाँ पे जब पानी का जमाव भी कम रहता है पानी का जमाव जितना ज्यादा कम रहेगा उतना अच्छा हमारा वर्मी कंपोस्ट के लिए अच्छा कराएगा। ज्यादा पानी भी बहुत ज्यादा होती है नॉर्मली 40% नमी बनी होना चाहिए 40% से ज्यादा नमी बनी नहीं रहना चाहिए तो जो जगह ऊंची रहेगी तो बारिश में क्या रहेगा बारिश में कभी जमीन नीची रहेगी तो उसमें पूरा पानी चले जाएगा केचुए बह जाएंगे ये वो ऊपर सबसे पहले ऊंचाई पे उसके राइट साइड मतलब थोड़ी जाली के लिए केचुओं को पक्षी बहुत खाते पक्षी नेवले गिलहरी मतलब इन लोगों से बचाने के लिए उसको जाली लगाते हैं 3 चीजें बहुत मायने रखती है जमीन की ऊंचाई छाव और पक्षियों के लिए जाली वगैरह रहना चाहिए ताकि कोई ऐसे विशेष दिक्कत नहीं है। कुछ किसान क्या करते गड्ढा कर देते हैं तो मतलब उसमें गड्ढे में डाल देते हैं उसमें केचुए मर जाते हैं मतलब तो गड्ढा करके नहीं जो फ्लैट जगह रहती है ऊंची जगह उस पर बनाना चाहिए। किसान भैया मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ जो हमारे वर्मी कंपोस्ट बनने के बाद जो हमारे केचुए बच जाते उससे हम बहुत अच्छा टानिक भी बना सकते हैं जैसे कि वर्मी वाश हो गया। वर्मी वाश उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है कोई ज्यादा खर्चा नहीं कुछ मेंटेन नहीं 0 बजट में बन जाएगा। हमारे जो नॉर्मली छोटे मटके होते हैं उसे 5 मटके लेना है हमें 5 मटकों में से 4 मटकों में छेद करना है उसके बाद सबसे ऊपर 1 मटका उसके नीचे फिर 3 मटके फिर उसके सबसे नीचे 1 मटका और जो सबसे फर्स्ट में मटका रहेगा उसमें जो ड्रिप की नली रहती ड्रिप की नली से थोड़ी नली मतलब 1-8 फीट 1-1.5 फीट नली निकालना है और सबसे वो ऊपर के मटके में पानी डालना चाहिए। तो फर्स्ट वाला जो मटका रहता है उसमें सिर्फ पानी डाले रहेगा उसमें जो ड्रिप की नली नीचे छेद करके ड्रिप की नली लगाना है। ड्रिप की नली में जो डॉक्टर पास जो ग्लूकोज की बाटल जो चढ़ाते उसकी बाटल की जो नलियां रहती वो 3 नलियां ड्रिप की बाटल में छेद करके नलियां लगा देना है और वो 3 नलियों को जो 3 मटके रहेंगे हमारे उन 3 मटकों में बूंद पानी टपकेगा और 3 मटकों में हमें क्या करना है 3 मटकों में हमें सब गिट्टी डालना है छोड़ गिट्टी इसलिए डालना है कि वो जो नली हमारी चौक ना हो। गिट्टी डालने के बाद उसमें 3 से 4 किलो ठंडा गोबर डालना है 3 से 4 किलो गोबर डालने के बाद उस गोबर में थोड़ा भूसा भी डालना पड़ेगा। भूसा डालने के बाद 1 मटके में 2000 केचुए लेना है कम से कम 2 से 3 किलो मतलब 2000 केचुए लेना। उसमें जो 3 मटके रहेंगे उसमें जो फर्स्ट के मटके का पानी 3 मटकों में आएगा वो 3 मटकों का पानी छेद नीचे से उसमें से भी वो ड्रिप के छेद में से नली निकाल के जो लास्ट का 5वें नंबर का मटका रहेगा वो तीनों मटके की नलियां उसमें छोड़ना है। तो उसमें से बूंद बूंद करके जो वर्मी वाश बनेगा वो जो कि इसमें एंजाइम मिनरल्स विटामिन माइक्रोन्यूट्रिएंट सेकेंडरी और माइक्रो सभी टोटल जो 16 प्रकार के पोषक तत्व रहते हैं सभी पाए जाते हैं। उसके बाद एंजाइम बैक्टीरिया ये सब रहता है। तो जो हमारा वर्मी वाश बनेगा तो 1 लीटर वर्मी वाश को 15 लीटर के टंकी के पानी में यूज करके स्प्रे करना है। या ड्रिप से भी जो वेजिटेबल किसान सब्जी वगैरह तरबूज खरबूज मिर्ची लगाते हैं उसमें भी हम मतलब 15 दिन में कम से कम 25-30 लीटर वर्मी वाश चला सकते हैं। तो इससे क्या फायदा है अपने पौधों को?
देखिए इसमें फसलों का फायदा ये है कि बाजार से जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यूज करते हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किसानों का बच जाए। नॉर्मली ये 250 ग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट किसान लेता है तो उसकी कास्ट 250 रुपए पड़ती है जी। फील्ड क्रॉप में जो किसान लगा है उनको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। जो सब्जी भाजी किसान लगा है उनके लिए एक बहुत अच्छा वरदान प्राप्त हुआ। 250 रुपए 15 दिन के अंतराल पर उनका बचेगा मैडम जी जी 1 एकड़ में। मतलब 10 पंप का 250 रुपए का, मतलब 1 एकड़ में किसान 20 पंप टमाटर की खेती करता है, 15-20 पंप स्प्रे करता है तो आज उनके 500 रुपए बच जाएंगे। तो इसका वो ड्रिप से भी चलाना पड़ेगा और ऊपर से भी चलाएगा तो काफी उनका मतलब मंथ हफ्ते भर उनके पैसे बच जाएंगे 500-600 रुपए। हाँ, दोहरा फायदा है। मतलब वर्मी कंपोस्ट से एक तो खाद भी मिलेगा और दूसरा फसलों को टॉनिक भी मिलेगा। बहुत अच्छी बात बताई आपने विनोद जी। अच्छा, वर्मी कंपोस्ट जो है वो बनाने के लिए क्या पशुपालन करना जरूरी होता है? मैडम ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि पशुपालन ही कर सकते। जैसे मान लो नॉर्मल शहरी क्षेत्रों में जो किसान लोग, जो शहरी क्षेत्र वाले लोग रहते हैं, जैसे सब्जी वगैरह, सड़ी वगैरह सब्जी, मंडियों की सब्जी या जो वेस्ट बच जाता है उसके यूज भी कर सकते हैं। बाकी जहाँ तक है कि पशुपालन करोगे तो जो नॉर्मली गोबर की खाद का जो वर्मी कंपोस्ट बनता है वो अच्छा क्वालिटी मेंटेन करके चलता है और केचुए की पॉपुलेशन भी उसमें अच्छी बढ़ती है। जितना गोबर केचुए खाएंगे उतनी पॉपुलेशन अच्छी बढ़ती है। हाँ जी, विनोद जी बागड़ा, आपने वर्मी कंपोस्ट किस प्रकार से बनाया और इसके खेती में क्या लाभ है, इसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी हमने भेंटवार्ता सुनी वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि एवं इसके लाभ। जानकारी दे रहा था ग्राम खारकला का प्रगतिशील कृषक श्री विनोद बागड़ा। न आपसी बातचीत करी रही थी बहन अंतिमबाला पटेल। नवा जाणी लेव आज का कृषि समाचार। कृषि समाचार इना प्रकार छे। पाकिस्तान का ऊपर बनेल पश्चिमी विक्षोभ सी मौसम में बदलाव। भाई रविवार यानी कि काल की सुबह सी मौसम में बदलाव हुयो। मौसम विभाग का मुताबिक वर्तमान में पाकिस्तान का ऊपर पश्चिमी विक्षोभ की मौजूदगी सी मौसम में बदलाव हुई रहा, जेको कारण अगला 2 दिन तक प्रदेश का कुछ भाग में हल्की बारिश, ओलावृष्टि और बिजली गिरने की संभावना छे, जेको ज्यादा असर पूर्वी मध्य प्रदेश का इलाका में होएगा। तो आप सभी इना बदलता मौसम का लेन पूरी तैयारी न करी न राखजो। नवा मौसम की जानकारी भी जानी लो। आज सूर्योदय सुबह 5:48 पर हुयो न सूर्यास्त शाम 6:52 पर हुयो। आज का दिन को अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहो न रात को न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना छे। न भाई बहनों, अब हमारा कार्यक्रम को समय भी हुई रहो, तो हमने आपसे कार्यक्रम का शुरुआत में प्रश्न पूछो तो आओ इना प्रश्न को उत्तर जानी लो। हमारो प्रश्न थो कपास का पौधा में केतरा तरह की शाखा न होय ने एना प्रश्न को उत्तर छे कपास का पौधा में 2 तरह की शाखा न रहे। पहली सिम्पोडियल, इनी शाखा में फल ज्यादा रहे यानी ई फलदार शाखा रहे न दूसरी शाखा को नाम छे मोनोपोडियल, ई शाखा फल रहित रहे। नैना प्रश्न का उत्तर का साथ ज हमारा कार्यक्रम को समय भी पूरा हुयो, तो आज्ञा दो अपनी बहन प्रतिमा पहारे ख राम राम। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खेत और खलिहानों की
सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, किसान वाणी, किसान वाणी, किसान वाणी, किसान वाणी, किसान वाणी, किसान वाणी।